वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का पुनः एक बार स्वागत अभिनंदन। पहला यूनिट अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपन पढ़ रहे हैं और मैंने आपको बॉन्डिंग के बारे में बताया और मीनवाइल आपको ये भी बताया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें अधिकतर जो बॉन्डिंग है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है और कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और दो तरीके से ये बॉन्ड का जो है ब्रेकिंग हो सकता है। एक तो होमोलाइटिक होता है जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम को शेयर हो जाते हैं और एक होता है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। तो जो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है उसमें किसी एक एटम के पास दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं और एक के पास इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, तो आयंस बनते हैं। और मैंने आपको नोटेशन भी बताया था कि डबल हेडेड एरो जो होता है वो कहाँ यूज़ करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यदि ट्रांसफ़र होता है तो फिर हम फिश हुक एरो को यूज़ करते हैं और ये उसका जो हेड है वो जहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है वहाँ होता है, टेल जहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है वहाँ उसकी टेल होती है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमको पढ़नी है वो है कार्बनिक अभिक्रियाएँ, क्योंकि हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं रिएक्शंस, अभिक्रिया और इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक रिएक्शंस और उसकी मैकेनिज्म। तो कार्बनिक अभिक्रिया क्या है और उसकी क्रियाविधि से हम क्या समझते हैं और किसी कार्बनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि को जानने के लिए हमें क्या क्या बातें जाननी आवश्यक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हैं हम इस पार्ट में अब पढ़ेंगे। यूनिट फर्स्ट के इसमें सेकेंड पार्ट है ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो सिंपली पहला मैं आपको बता देता हूँ कि कार्बनिक अभिक्रिया में क्या होता है। एक आश्रय अणु जिसको कि बोलते हैं सबस्ट्रेट अंग्रेजी में, एक आश्रय अणु होता है। वैसे जनरली हम ये जानते हैं कि अभिक्रिया यानी कुछ अभिकारक है, अभिकारक यानी जो रिएक्शन कर रहे हैं, अभिक्रिया करने में जो प्रयुक्त होते हैं, स्टार्टिंग में मटेरियल है जिनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, जो रिएक्शन में भाग ले रहे हैं और उनके रिएक्शन से बनता है प्रोडक्ट, उत्पाद। तो ये अभिक्रिया होती है। लेकिन ओवरऑल रिएक्शन को समझने के लिए हम ये देखते हैं कि जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है उसकी जो स्टार्टिंग होती है, जो रिएक्टेंट है उसमें एक आश्रय अणु होता है, एक सबस्ट्रेट होता है और एक अभिकर्मक। ये सामान्य अभिक्रिया को दर्शाता है। इसमें चेंज भी हो सकता है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट जो सिंपली ऑर्गेनिक रिएक्शन है वो इसके द्वारा समझी जा सकती है कि जो अभिक्रिया प्रारंभ होती है तो उसमें एक सबस्ट्रेट होता है, एक आश्रय अणु होता है और उसमें अभिकर्मक, अभिकर्मक जो है अभिक्रिया को प्रारंभ करने का, आश्रय अणु अभिकर्मक से अभिक्रिया करेगा। और हम ये भी कर सकते हैं कि अभिकर्मक जो आक्रमण करता है, अटैक करता है, अभिक्रिया को इनिशिएट करता है और अटैक कहाँ करेगा, वो आश्रय अणु, इसलिए इसका नाम रखा है आश्रय अणु। तो इस आश्रय अणु पर एक अभिकर्मक का क्या होता है, अटैक होता है, आक्रमण होता है, अभिक्रिया प्रारंभ होती है। तो ये अभिक्रिया में फिर क्या होता है, आपस में अभिक्रिया करते हैं। तो अभिक्रिया डायरेक्ट प्रोडक्ट कन्वर्ट नहीं होता, उसमें एक तो क्या हो सकता है, संक्रमण स्थिति आ सकती है, संक्रमण स्थिति, और या फिर यहाँ कोई मध्यवर्ती बनता है। ये प्रोडक्ट से जस्ट पहले, जिसको अभिक्रिया मध्यवर्ती कहते हैं। ये अभिक्रिया मध्यवर्ती जो है, ये अभिक्रिया की मैकेनिज्म को समझाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो ये ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट और उसके बाद क्या है, ये उत्पाद, प्रोडक्ट, अभिक्रिया यहाँ समाप्त होती है। तो ये आपका जो मध्यवर्ती है ये डिसाइड करता है कि अभिक्रिया जो है उसमें प्रोडक्ट कितना बनेगा, क्रिया की मैकेनिज्म किस तरीके से ये अभिक्रिया होगी या किस तरह की ये अभिक्रिया है, उसको मध्यवर्ती की पहचान के द्वारा हम बता सकते हैं। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इंटरमीडिएट की पहचान करना। तो इंटरमीडिएट आपके कोर्स में है, ये हम उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि आश्रय अणु प्लस अभिकर्मक। तो अभिकर्मक के बारे में हम आपको बता
कि अभिकर्मक क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अभिकर्मक वो आक्रमणकारी होते हैं जो कि अभिक्रिया को प्रारंभ करते हैं या जो आश्रय अणु पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं। तो सामान्यतः जो हमारे पास कार्बनिक अभिक्रियाएं हैं उनमें 3 प्रकार के अभिकर्मक होते हैं जो कि आक्रमण करते हैं। तो पहले प्रकार का जो अभिकर्मक है उसको हम बोलते हैं नाभिक स्नेही अभिकर्मक। नाभिक स्नेही अभिकर्मक अंग्रेजी में कहेंगे न्यूक्लियोफाइल्स। तो इनका जैसा नाम है, नाभिक को स्नेह करने वाले। ये कहाँ आक्रमण करते हैं, जहां पर क्या होता है, नाभिक होता है। तो नाभिक यानी पॉजिटिव चार्ज। नाभिक किसको कहेंगे, जहां पे धन आवेश है। तो ये कैसे हैं, ऋण आवेशित होते हैं। इनको सामान्यतः इस प्रकार से बताया जा सकता है। तो ये वे अभिकर्मक हैं जिनके ऊपर क्या हो सकता है, या तो ऋण आवेश है, ऋण आवेश का मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन है। तो ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, उदासीन भी हो सकते हैं। ऐसा आवश्यक नहीं है जैसा नाभिक नहीं है तो न्यूट्रल नहीं हो सकते, ऋण आवेश होना जरूरी है। लेकिन जिनके पास भी इलेक्ट्रॉन है या जिनके पास इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है, जो डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन देने के लिए तत्पर है, ऐसे जो अभिकर्मक हैं उनको हम कहते हैं नाभिक स्नेही। तो चूंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी है, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच, इनके पास इलेक्ट्रॉन तो है, तो ये कहाँ जाएंगे, कहाँ बंद बनाएंगे, कहाँ आक्रमण करेंगे, जहां पर इसका विपरीत अपोजिट जो है आयन होगा। तो अपोजिट आयन कौन सा हो गया, पॉजिटिव। तो जहां जहां पर नाभिक है, जहां जहां पर इलेक्ट्रॉन देने की आवश्यकता है, जहां जहां इलेक्ट्रॉन की कमी है, वहां पर ये इलेक्ट्रॉन देके क्या करते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। तो जहां जहां पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा वहां पर ये नाभिक स्नेही आक्रमण करते हैं। तो इनको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। और ये मैंने आपको बता दिया है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि Cn माइनस Br माइनस नेगेटिवली चार्ज है, आयोडीन माइनस RCO माइनस Cn माइनस RCO minus and your this only CO minus OH minus, they all are having negatively charged and they can give the electrons that are they are the nucleophiles. ये nucleophiles negatively charged हैं। और भी आप देख सकते हैं R2N minus, बहुत सारे ऐसे आगे और भी आपको मिलेंगे। ये सब कैसे है, न्यूक्लियोफाइल्स हैं। ये जहाँ इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकते हैं और नाभिक पे आक्रमण करते हैं। और दूसरे जो है न्यूट्रल, न्यूट्रल भी होते हैं। तो जितने भी आपके लुईस बेस है, लुईस की जो परिभाषा है अम्ल और क्षार की, वो क्या है, जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं उनको हम लुईस क्षार कहते हैं। तो यहाँ पर लुईस क्षार जो है वो कैसे है, न्यूक्लियोफाइल है। जो लुईस क्षार होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल ROH, RSH, ROR, RSR, C6H5, ये सभी क्या है, इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। इनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं देने के लिए, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो दे कैन गिव द इलेक्ट्रॉन्स। अमोनिया RNH2 है, तो ये न्यूट्रल है, बट ये इनके पास इलेक्ट्रॉन है, डोनेट कर सकते हैं, और इसलिए ये क्या कहलाएंगे, ये न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। तो पहले प्रकार का अभिकर्मक मैंने आपको बताया वो है नाभिक स्नेही अभिकर्मक। तो हमेशा ध्यान रखना, नाभिक स्नेही अभिकर्मक जो है इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और कहाँ जाते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। दूसरे प्रकार के अभिकर्मक हैं दूसरे प्रकार के अभिकर्मक कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक।
इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, अंग्रेजी में इनको कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। दे आर नोन एज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल्स। तो जैसा कि नाम है, ये इलेक्ट्रॉन को स्नेह करते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये कहाँ जाएंगे? जहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, जहाँ इलेक्ट्रॉन की पर्याप्त मात्रा है। तो इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इनके ऑक्टेट अधूरे रहते हैं, इनका अष्टक कम है, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अभिक्रिया प्रारंभ करने के लिए कहाँ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन स्नेही से ये इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण करेंगे वहाँ पर। तो आश्रय अणु का वो पार्ट, वो भाग जहाँ पर कि क्या है, इलेक्ट्रॉन आसानी से अवेलेबल है, वहाँ पर ये आक्रमण करेंगे, अटैक करेंगे। और चूंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसमें कम होती है, इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए, इनके ऊपर क्या चार्ज होता है? सामान्यतः इनको बताने के लिए हम क्या करते हैं? ऊपर धनावेश लगाते हैं। धनावेश का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी है। लेकिन न्यूट्रल भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स जो है पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, बट दे आर आल्सो न्यूट्रल। कुछ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स में आपको बताता हूँ, जैसे नाइट्रोनियम आयन, ये सारे जितने भी एल्केनियम आयन और Cl+, Br+, ये ऑल आर द नाइट्रोसोनियम आयन। ये सभी कैसे हैं? ये सारे इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, इनके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन होगा वहां ये अटैक करते हैं। इसी प्रकार से जितने लुईस अम्ल हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, लुईस अम्ल वो होते हैं जिनमें ऑक्टेट अधूरा होता है, जैसे PCl2, KlCl3, ZnCl2, SnCl2, BF3, these all are the लुईस एसिड, और इनको सबको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये भी क्या है? हालांकि इनमें कोई आवेश तो नहीं है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, बट ये क्या है? लुईस अम्ल है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे नाभिक स्नेही, यहाँ इलेक्ट्रॉन स्नेही की बात करते हैं पहले, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या है? जहाँ पॉजिटिव चार्ज है। तो जो कोई भी ऐसा फैक्ट, कोई ऐसा कारक उपस्थित हो जो क्या करे, इसके पॉजिटिवली चार्ज को बढ़ा दे, तो बढ़ाने से क्या हो जाएगा? इसका इलेक्ट्रॉन स्नेहिकता बढ़ जाती है। इसकी जो पावर है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित होने की पावर बढ़ जाती है। जैसे हम कंपैरिजन करें, हमारे पास ये इन दोनों के अंदर आप देखेंगे साहब किसके अंदर इलेक्ट्रॉन स्नेहिकता ज्यादा होगी। तो चूंकि इसमें क्या लगा हुआ है? NO2 ग्रुप लगा हुआ है, तो ये इसके कारण इसमें क्या हो जाएगा? इसकी -I पावर होने से इसकी इलेक्ट्रॉन स्नेहिकता बढ़ जाती है। इसी प्रकार से Cr+ की ज्यादा होगी, Br+ की उससे कम, और I+ की उससे भी कम होगी। इसी प्रकार से जहाँ न्यूक्लियोफिलिसिटी है, नाभिक स्नेहिकता, नाभिक स्नेहिकता का मतलब क्या हुआ? उसके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है और कोई ऐसा कारक जो इलेक्ट्रॉन दे सके, तो उसके कारण इलेक्ट्रॉन देने से क्या हो जाएगा? उसकी क्षमता बढ़ जाती है। जैसे हम यहाँ पे कंपैरिजन करें कि OH-, तो OH- और यहाँ है ROH, तो यहाँ OH- है केवल, लेकिन यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? +I प्रभाव वाला समूह है। तो +I प्रभाव होने से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता इसकी ज्यादा हो जाएगी। तो सामान्यतः आप ये कह सकते हैं कि -I प्रभाव उपस्थित होने पर इलेक्ट्रॉन स्नेहिकता बढ़ती है, +I प्रभाव होने पर नाभिक स्नेहिकता बढ़ती है। दो प्रकार के अभिकर्मक मैंने आपको यहाँ बता दिए, एक तो इलेक्ट्रोफाइल्स है और एक न्यूक्लियोफाइल्स है। तीसरे प्रकार के जो अभिकर्मक हैं वो होते हैं फ्री रेडिकल, उसको बोलते हैं मुक्त मूलक। तो मुक्त मूलक जिनके ऊपर आवेश नहीं होते हैं, ये तीसरे प्रकार के अभिकर्मक हैं जो अभिक्रिया को प्रारंभ करते हैं, आश्रय अणु पर आक्रमण करते हैं। मुक्त मूलक फ्री रेडिकल्स। जब मैंने आपको बताया था कि बाय द वे
किसी दो परमाणु के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड हो और इस प्रकार से इसका बॉन्ड का टूटना हो कि एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास हो, जिसको कहते हैं समान विखंडन होमोलाइटिक रिलीज। तो ये बनते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु के पास है, इसको क्या कहते हैं, मुक्त मूलक कहते हैं। तो मुक्त मूलक क्या है? मुक्त मूलक वे स्पीशीज हैं जिन पर कोई आवेश नहीं होता है और उनके पास क्या होगा, एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन उनके ऊपर होता है। इसलिए ये भी वैसे देखा जाए तो कैसे हैं, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, इनको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए बल बनाने के लिए, इसलिए ये भी क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लेने का प्रयास करते हैं। तो मुक्त मूलक जो है ये भी अभिक्रिया को प्रारंभ करते हैं। सामान्यतः मुक्त मूलक को मैंने बताया एक डॉट लाइन लाके बताते हैं, जैसे सारे ये हेलोजन, ये मुक्त मूलक, क्लोरीन मुक्त मूलक, एल्किल मुक्त मूलक, तो ये मुक्त मूलक है, फेनिल मुक्त मूलक। इस प्रकार से एक डॉट लगा के इनको बताया जाता है। तो ये तीन प्रकार के अभिकर्मक हैं जो अभिक्रिया को प्रारंभ करते हैं। अब ये जो अभिकर्मक हैं इनके आधार पर ही अभिक्रिया की क्रियाविधि कहलाई जाती है। अभिक्रिया की क्रियाविधि जो है इनके ऊपर डिपेंड करती है। जिस अभिकर्मक से अभिक्रिया प्रारंभ हो रही है, जो डोमिनेट है, जो पहले आक्रमण कर रहा है किसी अभिक्रिया में, उसके आधार पर जो है क्रियाविधि कहलाएगी। यदि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहले आक्रमण करेगा तो वो जो क्रियाविधि है, अभिक्रिया है, वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहलाएगी। नाभिक्स ने यदि आक्रमण कर रहा है तो उसको नाभिक्स नहीं अभिक्रिया कहेंगे। कार्बनिक अभिक्रिया सामान्यतः 4 प्रकार की होती है। पहली प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सारी अभिक्रिया आपने पहले पढ़ी है, अब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप इन अभिक्रिया को अच्छे से देख लें। अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन मैकेनिज्म समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो ये बेसिक्स हैं, तो ये क्लियर होने चाहिए। तो पहले प्रकार की अभिक्रिया है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, जैसे ये दो अभिकारक अभिक्रिया कर रहे हैं, तो जब अभिक्रिया होती है तो उनमें से अभिकारक में कोई एक परमाणु या समूह, आप ध्यान देना, एक परमाणु या समूह, उसकी जगह दूसरा परमाणु या दूसरा समूह आ जाता है। इस प्रकार की जो अभिक्रिया है इसमें प्रतिस्थापन होता है, एक गया और दूसरा आया। तो इस प्रकार का जो प्रोडक्ट जो बनता है उसमें इस प्रकार से आप लिखेंगे। तो आप देखें स्टार्टिंग में ए बी था और एक्स वाई, ये दो अभिकारक हैं और यहाँ बी को रिप्लेस किसने कर दिया है, एक्स ने कर दिया है, बी को एक्स ने रिप्लेस कर दिया है। तो ये सब्स्टिट्यूशन हो गया है। अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ बी और वाई रिप्लेस करें, लेकिन एक कोई भी रिप्लेसमेंट होना चाहिए। तो ये जो अभिक्रिया है इनको हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो पहले अटैक करता है प्रतिस्थापन के लिए, जो पहले आक्रमण करता है उसके आधार पर उसका नाम होता है। यदि इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहले आक्रमण करेगा तो जो अभिक्रिया है वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे होगी, इलेक्ट्रॉन्स में ही प्रतिस्थापन। इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन में पहले किसका आक्रमण हुआ, इलेक्ट्रॉन्स नहीं का। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और ये कौन से किस प्रकार के यौगिकों में ज्यादा होती है, बेंजीन में मुख्यतः, बेंजीन और एरोमेटिक कंपाउंड्स। बेंजीन और एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो है मुख्य जो प्रतिस्थापन है, उसकी मुख्य अभिक्रिया है, पहचान की अभिक्रिया है, अभिलाषणिक अभिक्रिया है, वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और यदि बायोमेल में पहले नाभिक से आक्रमण करेगा तो अभिक्रिया हो जाएगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, और ये किसमें होती है अधिकतर? एल्कीन हैलाइड्स के अंदर। जो आपने पढ़ा होगा SN1 और SN2 अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। और तीसरे प्रकार का सब्स्टिट्यूशन जो है वो है फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन जो हेलोजिनेशन हो एल्केन, एल्केन का हेलोजनीकरण, हेलोजनीकरण का मतलब हेलोजन का जुड़ना, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, ये जो है अभिक्रिया मुक्त मूलक के द्वारा होती है। तो तीन प्रकार से प्रतिस्थापन कार्बनिक अभिक्रियाओं में हो सकते हैं: इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। तो पहले प्रकार की अभिक्रिया मैंने आपको बताई वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी जो कार्बनिक अभिक्रिया है वो है योगात्मक अभिक्रिया। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? कोई असंतृप्त यौगिक है, जैसे यहाँ A और B के बीच में डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा और एक पाई है, और इसमें एडिशन हो जाता है। तो एडिशन होने से क्या हुआ कि जो पाई बंध है वो तो टूट जाता है और जो नए सिग्मा बंध बनते हैं। एक पाई बॉन्ड टूट जाता है, इसका एडिशन हो गया, दो नए सिग्मा बंध बन जाते हैं। इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है वो मुख्यतः असंतृप्त यौगिकों में होती है। इस प्रकार की कार्बनिक अभिक्रिया क्या कहलाएगी? योगात्मक अभिक्रिया। अब यहाँ पर भी क्या है, यदि पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग होता है तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है इसमें पहले क्या है? इलेक्ट्रोफाइल का जुड़ना होता है, और ये अभिक्रिया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसमें होती है? एल्कीन्स और एल्कीन के अंदर, एल्कीन एंड एल्काइन्स, ये इनकी मुख्य अभिक्रिया है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन नाभिक स्नेही यदि जुड़ेगा तो फिर अभिक्रिया कैसे हो जाएगी? पहले अगर नाभिक स्नेही का आक्रमण हो गया तो अभिक्रिया होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। ये अभिक्रिया किसमें होती है? ये कार्बोनिल कंपाउंड्स में होती है। जो कीटोन्स हैं, जो एल्डिहाइड्स हैं, उनकी ये मुख्य अभिक्रिया होती है। उनमें जो योग होता है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, कार्बोनिल समूह युक्त यौगिक हैं, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, उनमें मुख्य अभिक्रिया नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है। और तीसरी प्रकार की योगात्मक अभिक्रिया कौन सी है? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया, जो मुख्यतः आप देखें, आपने पढ़ा होगा मार्कोनिका और एंटी मार्कोनिका। जो एंटी मार्कोनिका होता है, वो एंटी मार्कोनिका एडिशन किसमें होता है? ये एल्कीन के अंदर होता है। एंटी मार्कोनिका भी हो गया, जिसको पेरोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं। तो दूसरी प्रकार की मैंने अभिक्रिया आपको बताई है योगात्मक अभिक्रिया। तीसरी प्रकार की जो रिएक्शन है वो है विलोपन अभिक्रिया है, एलिमिनेशन रिएक्शन। विलोपन अभिक्रिया, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? यहाँ पर ये जो एडिशन रिएक्शन है उसका ये अपोजिट है। ये रिएक्शन योगात्मक अभिक्रियाओं के क्या है? विपरीत होती है। यहाँ पर दो सिग्मा बंध टूट के एक पाई बंध बनता है, विलोपन होता है, एलिमिनेट होता है। कोई जुड़ता नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, एलिमिनेशन होता है। तो एलिमिनेशन होने से क्या होता है? अनसैचुरेशन बढ़ता है। तो यह अनसैचुरेशन होता है विलोपन अभिक्रिया में। किसी एक अणु का निकलना, किसी एक समूह का निकलना, किसी एक परमाणु का निकलना, उसको हम क्या कहेंगे? एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ये वेल नोन रिएक्शन है, ये इथाइल अल्कोहल है, इसका यदि डिहाइड्रेशन करें, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी के अणु का निकलना, निर्जलीकरण। ये अभिक्रिया कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में
टेम्परेचर यदि 170 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो यहाँ पर पानी का एक अणु निकल के क्या बनती है, एल्कीन बनती है। तो यह विलोपन हो गया, यहाँ से तो OH और इस कार्बन से OH चला गया और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन चला गया। इस प्रकार से दो अणु जो है परमाणु आपस में जुड़ के अणु बन गए, पानी का अणु बन गया। तो ये कहलाती है आगे विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया भी दो प्रकार की होती है, दो मैकेनिज्म से होती है, एक E1 मैकेनिज्म और दूसरी होती है E2। E1 का मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर, एक ही भाग ले रहा है हमारी अभिक्रिया में, तो यूनिमॉलिक्यूलर, दो अणु भाग ले रहे हैं तो बाइमॉलिक्यूलर। और लास्ट जो है वो चौथी प्रकार की, उसको हम कहते हैं पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। ये है पुनर्विन्यास अभिक्रिया। पुनर्विन्यास अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, न तो इसमें एडिशन होता है, एलिमिनेशन होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, बट एक परमाणु या समूह अपना स्थान परिवर्तन कर देता है, माइग्रेशन होता है किसी एटम का, एक ग्रुप का, और एक नया परमाणु बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस प्रकार से। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ए और बी के बीच में था, यहाँ तक कोई जुड़ा है ना कोई निकला है, सब वो जो है परमाणु जुड़ गई है, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई है। इस प्रकार की जो अभिक्रिया है उसको हम क्या कहेंगे, रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास, नया अणु बन जाता है, एक स्टेबल अणु बन जाता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। ये नाइट्रिन है, एसिटल नाइट्रिन इसका नाम है। तो जब इसको गर्म करते हैं तो इसमें माइग्रेशन हो जाता है, मिथाइल ग्रुप का माइग्रेशन हो जाता है और फिर इस प्रकार का स्टेबल कंपाउंड बनता है, इसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ये है नाइट्रिन, एसिटल नाइट्रिन। एसिटल नाइट्रिन का रीअरेंजमेंट हुआ, न तो कोई इसमें परमाणु समूह कोई जुड़ा है, न निकला है, न किसी का प्रतिस्थापन हुआ है, बट ये दोनों जो है अलग अलग है, रिएक्टेंट अलग है, प्रोडक्ट अलग अलग है। तो एक स्टेबल, मोर स्टेबल जो है माइग्रेशन होने से, रीअरेंजमेंट होने से, अपनी जगह चेंज करने से एक अधिक स्थायी उत्पाद बन जाता है। तो इस प्रकार से ये चार प्रकार की अभिक्रिया, जितने भी मैकेनिज्म है, जितने भी अभिक्रिया हैं अलग अलग आती हैं, वो सब इनमें से किसी एक कैटेगरी में होती है। तो इनको आप ध्यान से पढ़ना और सारी रिएक्शन से उसको आप कैटेगराइज करने का प्रयास करना कि ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है या रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो आगे हम इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट, गुड लक।